दोस्तों, हम आज उत्तर लेखन अर्थात आंसर राइटिंग पर चर्चा करने वाले हैं क्योंकि हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, जिस जो लिखित होता है उसमें हमें उत्तर लिखने होते हैं, आंसर लिखने होते हैं। इन आंसर को हम प्रभावी कैसे बना सकते हैं, इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम इंद्र विजय है और मैं विधान लॉ क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको जानकारी देने जा रहा हूं। हम लोग में से बहुत सारे लोगों को ये जानकारी होती है कि यदि कोई आंसर हमसे पूछा गया है तो उस पर जो कंटेंट किताब में दिया गया है या वेरेक्ट में दिया गया है या किसी भी माध्यम से हमें प्राप्त होता है, वो कंटेंट यदि हम डाल देते हैं तो आंसर कंप्लीट हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। आंसर का एक फॉर्मेट होता है, एक तरीका होता है लिखने का। आंसर में हर एक चीज की अपनी एक जगह निर्धारित होती है। उस चीज को हम उसी जगह पर रखते हैं तब आंसर बढ़िया होता है। कई बार आप लोगों के मन में एक प्रश्न और उत्पन्न होता है कि किताब में तो 6 लाइन में ही लिखा था, हम कैसे उसमें 3 पेज लिखें, 4 पेज लिखें? क्योंकि आंसर हमें कॉलेज के पर्पज से या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से आंसर लिखना है और उसका एक समय सीमा निर्धारित होती है या शब्द सीमा निर्धारित होती है। उसमें हम उसको कैसे पूरा लिखें, और दूसरा जो एग्जामिनर है, जो चेक कर रहा है आपके आंसर को, वो आपके आंसर पे अच्छे से नंबर कैसे दे? क्योंकि सबने लिखा है आंसर ना, सबने पढ़ के ही लिखा होगा, कोई बिना पढ़े नहीं जाता एग्जाम देने। खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे पीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एमपी सिविल जज हो, चाहे किसी अदर स्टेट का सिविल जज का एग्जाम है, जुडिशरी का एग्जाम हो, तो जो अभ्यर्थी जाते हैं परीक्षा देने के लिए, वो फेल होने के लिए नहीं जाते हैं, पास होने के लिए जाते हैं, और पास भी अच्छे नंबरों से, विथ रैंक। तो इसलिए हमेशा यह ध्यान रखना होता है कि हमें अपने आंसर राइटिंग को प्रभावी करना होता है। अब आपको पता होगा कि आंसर राइटिंग एक कला होती है, और कला जो है अभ्यास के साथ ही निकल के आती है। तो अभ्यास का मतलब क्या बार बार लिखने से आंसर राइटिंग ठीक हो जाती है? नहीं। कला के साथ कुछ चीजें जुड़ी होती हैं। जैसे आपने देखा होगा, बांसुरी बजाने के लिए आपको 7 स्वर आना जरूरी है। ऐसे ही आपको जैसे डांस करना है तो उसके स्टेप्स आना जरूरी है। इसी प्रकार से जब हम आंसर राइटिंग की चर्चा करते हैं तो आंसर राइटिंग को प्रभावी बनाने के लिए, उत्तर लेखन की कला को अच्छा करने के लिए आपको स्टेप्स पता होने चाहिए कि हम क्या क्या कंटेंट डाल सकते हैं जिससे आंसर जो है प्रभावी हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा। तो हम लोग आंसर राइटिंग की चर्चा करने वाले हैं, और आंसर राइटिंग का जो सबसे पहला पायदान है, सबसे पहला जो तरीका है, वो होता है शीर्षक। हमने देखा है कुछ लोग सीधा उत्तर लिखते हैं कॉपी में और ऐसे डैश लगाते हैं और लिखना चालू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है हमें। सबसे पहले जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उससे एक हम हेडिंग तैयार करेंगे। जैसे कि मान लीजिए उन्होंने कोई ऐसे पूछा हुआ है, या मान लीजिए महिला सशक्तिकरण पे प्रश्न है कि भारत में महिला सशक्तिकरण की स्थिति। तो हमें जब यदि आंसर शुरू करना है तो सबसे पहले उसका जो शीर्षक होगा वो क्या होगा? महिला सशक्तिकरण। जैसे लंबित बाद का सिद्धांत पूछा गया है आपसे कि लंबित बाद का सिद्धांत कहां दिया गया है, कैसा है, क्या है, या आपसे कोई कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन पूछा गया है कि मूलभूत अधिकार क्या होते हैं, तो आपको सबसे पहले मूलभूत अधिकार एक हेडिंग बना देनी है। जैसे आप हेडिंग बनाते हैं, अब आपके पास लिखने के लिए एक सीमाएं निर्धारित हो गई कि हमें भाई इसी हेडिंग के इर्द गिर्द लिखना है। अब जैसे आपने मूल अधिकार एक हेडिंग बना दी, अब हेडिंग के साथ आपको क्या करना है? रेफरेंसेस देना है। जैसे आप कुछ भी लिखते हैं, जैसे महिला सशक्तिकरण लिखते हैं, अब मान लो क्वेश्चन में पूछा गया है महिला सशक्तिकरण 19वीं शताब्दी में बताइएगा, तो आप महिला सशक्तिकरण हेडिंग बनाएंगे, इसी के नीचे एक शॉर्ट हेडिंग बनाएंगे 19वीं शताब्दी। जैसे मूल अधिकार आपने हेडिंग बना दी, तो मूल अधिकार के साथ साथ बताएंगे आप भाग 3 संविधान। तो इस प्रकार से आप शीर्षक बनाएंगे, शीर्षक के नीचे रेफरेंसेस दे देंगे। जो भी रेफरेंस आपको लगता है कि भाई ये कंटेंट इस चीज से जुड़ा हुआ है, इससे आप क्या करते हैं कि ये शीर्षक आपने दे दिया, और ये आपने जो रेफरेंस दिया है इससे आपने अपना नॉलेज शो कर दिया है कि हमें पता है ये शीर्षक किस चीज से जुड़ा हुआ है, किस किताब से आया है, किस लेखक की पंक्ति से आया है, कहां से आया है। ठीक है, यहां इसके बाद यदि शीर्षक को और इफेक्टिव बनाना चाहते हैं आप, तो इसी के साथ आप क्या कर सकते हैं कि कोई कविता या पंक्ति भी लिख सकते हैं, या कोटेशन यदि इससे संबंधित आपको मिल जाता है, शीर्षक से संबंधित कोई कोटेशन मिल जाता है, तो कोटेशन यही आप शुरुआत में डाल दीजिए।
जिससे आपके लिए शीर्षक का जो है महत्व दिखने लगता है, शीर्षक महत्वपूर्ण दिखने लगता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं परिचय, इंट्रोडक्शन। तो आंसर राइटिंग जब आप स्टार्ट करते हैं, यदि आपको कम लेंथ में आंसर लिखना है तो 3 या 4 लाइन में आपको एक इंट्रोडक्शन देना है। और इंट्रोडक्शन का जब हम बात करते हैं तो हम लोग इंट्रोडक्शन में उसके महत्व पर चर्चा करते हैं, उसका इंपोर्टेंस बताते हैं। इंट्रोडक्शन में हमेशा महत्व बताते हैं भाई। इंट्रोडक्शन में हम क्या बताते हैं? महत्व बताते हैं। जैसे मूल अधिकार लिखा हुआ है तो हम लोग बताते हैं कि आज जो भारतीय नागरिकों का जीवन है या आज जो भारत में व्यक्तियों का जीवन है, वो यदि मूल अधिकार ना होते तो उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे, क्योंकि मूल अधिकारों ने ही उन अधिकारों में 4 चांद लगाए हैं। आज हम जो अधिकार पूर्वक न्यायालय में जाके अपने अधिकारों को प्रवर्तित कराते हैं, वह मूल अधिकारों की देन है। मतलब एक हमने आपको केवल एक इंट्रोडक्शन बताया कि इंट्रोडक्शन में आप महत्व लिखेंगे, वो भी 3-4 लाइन का। यदि आपका जो आंसर है वो 2000, 3000, 4000 शब्दों का है तो इंट्रोडक्शन का भी लेंथ बढ़ जाएगी। यदि आपका आंसर जो है 200-250 शब्दों का है तो आपका इंट्रोडक्शन छोटा हो जाएगा। इंट्रोडक्शन के बाद आता है कि जिस चीज पे आपको आंसर लिखने के लिए कहा गया है उसके आंसर जो है बिंदुवार या शॉर्ट हेडिंग्स में लिखें आप। जैसे कि मूल अधिकारों की चर्चा करनी है तो मूल अधिकार जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। तो इन 6 प्रकारों को एक छोटी छोटी सी हेडिंग्स बनाएंगे हम लोग और इन 6 प्रकारों को लिखेंगे। तो शॉर्ट हेडिंग्स होगी, बिंदुवार होगा, शॉर्ट टाइप में लिखेंगे हम। अब इन 6 प्रकारों में भी एक मूल अधिकार जो है 2 आर्टिकल, 3 आर्टिकल, 3 अधिकार में दिया गया है। जैसे समता का अधिकार आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 में दिया गया है। तो ऐसे हम 6 उसके 5 पॉइंट और तोड़ देंगे। तो हमें पॉइंट वाइज आंसर लिखना है जिससे चेक करने वाले को आसानी हो, वो हर चीज चेक कर सके और देख सके कि भाई आपको नॉलेज है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो पिन पॉइंट पे आंसर। पिन पॉइंट पे आंसर इसलिए करना जरूरी होता है क्योंकि हम जबरदस्ती की चीजें लिखते जाते हैं, उसमें क्या होता है कि जो कंटेंट चाहिए वो छूट जाता है और जो नहीं देना चाहिए वो आ जाता है। तो इसलिए हम पॉइंट वाइज आंसर करेंगे, ये लिखने में भी आसानी होती है और चेक करने वालों को भी अच्छा लगता है, आंसर इफेक्टिव हो जाता है। अब हम बात करेंगे उदाहरण, जिसको यदि हम लॉ की लैंग्वेज में हम बात करें तो इसको दृष्टांत बोला जाता है। उदाहरण आपकी बैरेट में दिए जाते हैं या आप मन से बना के भी लिख सकते हैं। जैसे कि मूल अधिकार की बात करते हैं तो हम लोग इसमें इलस्ट्रेशन लिख सकते हैं, किसी केस लॉ से भी हम इलस्ट्रेशन ले सकते हैं या आपके बैरेक्ट में लिया गया है। जैसे आपकी बैरेक्ट की हम जब बात करते हैं, लॉ वाले स्टूडेंटों के लिए स्पेशली हम बात करेंगे, तो बैरेक्ट में ही बहुत सारे इलस्ट्रेशन दिए गए होते हैं। कोई आप बुक उठाएंगे तो बुक में भी इलस्ट्रेशन मिल जाते हैं, उदाहरण मिल जाते हैं। तो उदाहरण लिखने से क्या होता है, उसकी एक प्रैक्टिकल अप्रोच दिखने लगती है कि भाई ये जो प्रावधान है, ये मूल अधिकार है, कैसे लागू होता है, कैसे इसको इन्फोर्स कराया जाता है। तो इसलिए हम उदाहरण एक लिख देंगे। उदाहरण के बाद आता है केस लॉ। लॉ के संबंध में बिना केस लॉ का आंसर इफेक्टिव नहीं होता है। तो लॉ के जब एरिया में आप आंसर लिखते हैं, लॉ से संबंधित आंसर लिखते हैं, तो उसमें आपको जो है केस लॉ देना होता है निर्णीत बाद। अब निर्णीत बाद में हम बात करते हैं कि 2 प्रकार के केस लॉ दे सकते हैं आप। एक तो आप लैंडमार्क केस दे सकते हैं। लैंडमार्क केस वो होते हैं कि जो शुरुआती समय में ही प्रतिपादित कर दिया गया था या वो प्रोविजन ही उस केस लॉ के कारण से आया था। मतलब वो केस लॉ और वो प्रावधान आपस में बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। दूसरा होता है लेटेस्ट केस लॉ। लेटेस्ट केस लॉ का मतलब होता है जो वर्तमान में केस लॉ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है। अब आप लोग बोलेंगे क्या सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ देना चाहिए? तो यहां ऐसा जरूरी नहीं है, पर हां सुप्रीम कोर्ट का केस इफेक्टिव ज्यादा होता है, प्रभावी ज्यादा होता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ आप देंगे तो ज्यादा अच्छा है। परंतु यदि जिस हाईकोर्ट का आप एग्जाम दे रहे हैं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का यदि आप एग्जाम दे रहे हैं और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा कोई केस लॉ डिसाइड किया गया है और यदि वो केस लॉ भी आप लिख देते हैं लेटेस्ट पोजीशन पे तुरंत में गरम गरम, तो वो भी काम कर जाएगा। इसके बाद आता है उद्देश्य। तो भाई प्रावधान की प्रैक्टिकल अप्रोच दिखाने के लिए, आप अपना नॉलेज शो करने के लिए, आप ये दर्शित करने के लिए कि आपको लॉ आता है, आप जिस विषय पर उत्तर लिख रहे हैं वो विषय जो है आपको बहुत अच्छे से पता है, तो हमें इन शॉर्ट उसका उद्देश्य भी बता देना है कि भाई प्रावधान दिया क्या, क्यों दिया गया है। जैसे मूल अधिकारों की हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो भाई मूल अधिकार दिए क्यों गए हैं, उसका उद्देश्य क्या है, ये चीज भी हमें बता देनी है।
इसके बाद आता है महत्व, इंपॉर्टेंस। ये महत्व और प्रभाव, तो आप जो है महत्व यदि इंट्रोडक्शन में लिख दिए हैं तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है, यदि इंट्रोडक्शन में नहीं लिखे हैं तो यहां लिख सकते हैं आप, महत्व इंपॉर्टेंस बता सकते हैं। इसके बाद प्रभाव, प्रभाव जो है, प्रभाव की जब हम चर्चा करते हैं तो प्रभाव में आपको क्या करना है कि वो जो प्रोविजन है उसका क्या इफेक्ट है, क्या प्रभाव है, जैसे मूल अधिकार का क्या प्रभाव है या समता के अधिकार का क्या प्रभाव है, ये प्रभाव पे भी आपको चर्चा करनी है। उसके बाद लास्ट जो होता है उपसंहार। अब उपसंहार आपको अलग से नहीं लिखना है, उपसंहार में या तो महत्व बता दीजिए आप, या प्रभाव बता दीजिए, या आप क्या कर सकते हैं, उद्देश्य बता सकते हैं। यदि हम इन शॉर्ट एक अच्छे आंसर की बात करें, एक चीज और यहां बता देना चाहते हैं, फिर इन शॉर्ट चर्चा कर लेंगे हम लोग, कि यहां आंसर राइटिंग की जब हम शीर्षक की बात करते हैं तो शीर्षक के साथ ही संबंधित प्रावधान हमें लिख देनी है। ठीक है, जो संबंधित प्रावधान होते हैं, कोरिलेट प्रोविजन, जिनको रीड विथ बोला जाता है, मतलब इसके साथ जो पड़े वाले प्रावधान है, जो जो यहां लागू होते हैं, जैसे भाग 3 आर्टिकल 12 to 35, तो ये चीज यहां पे भी यहां लिख देते हैं तो आपका आंसर इफेक्टिव दिखने लगता है। चलिए, तो एक रिकैप कर लेते हैं, एक इन शॉर्ट हम लोग आंसर राइटिंग की चर्चा कर लेते हैं। तो एक अच्छे आंसर राइटिंग के लिए सर्वप्रथम हमें शीर्षक की आवश्यकता होती है, संबंधित प्रावधान या रेफरेंस उसी के साथ हम लोग शीर्षक के साथ लिख देते हैं, एक कोटेशन डाल देते हैं, इसके बाद इंट्रोडक्शन देते हैं, इंट्रोडक्शन के बाद जो हम आंसर लिखते हैं, जो कंटेंट लिखते हैं, वो बिंदुवार लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं, जिससे चेक करने वाले को हर चीज आसानी से मिल जाए। फिर एक उदाहरण देते हैं, उदाहरण देने के बाद केस लॉ डिसाइडेड, केस लॉ देते हैं, उसके बाद उद्देश्य, महत्व या प्रभाव को उपसंहार के रूप में किसी एक को हम लिख सकते हैं। यदि टाइम है तो ज्यादा लिख दीजिए, यदि समय नहीं है तो आप कम में लिख दीजिएगा। इसके साथ एक और चीज ध्यान रखना है कि हमें आंसर राइटिंग में समय सीमा का या शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना है। और एक और चीज याद रखिएगा कि हर व्यक्ति की समय सीमा और शब्द सीमा एक सी नहीं होती है, तो आपको अपनी शब्द सीमा भी पता होनी चाहिए कि आप 15 मिनट में कितना लिख सकते हैं। यदि आपके एक आंसर लिखने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है तो ऐसी दशा में आपको यह ध्यान रखना है कि आप 15 मिनट में कितना लिख सकते हैं, ये जरूर ध्यान रखें आप। चलिए, ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा विधान लॉ क्लासेस से। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं कि यदि आप किसी भी प्रकार की वीडियो चाहते हैं, किसी भी प्रकार का नॉलेज आप चाहते हैं, तो इसके बारे में कमेंट कीजिए, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।